अंडरस्टैंडिंग लॉस. एन अनारिक स्टेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ जंगल. अनारिक स्टेट एक वो स्टेट होती है जो नहीं चाहती कोई गवर्नमेंट हो, कोई रूल्स हो, कोई लॉज बने. तो जो अनारिक स्टेट होती है वो एक जंगल जैसी होती है, बहुत ही घनी, अजीब सी, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना. जहाँ पर जो पावर है वो ही एक मेन चीज़ है जिससे हम जी सकते हैं. और जो वीक है इज़ ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द माइटी. वही जो वीक है वो गुलाम बन के रहे. To check the arbitrary and autocratic conduct of the powerful few. Arbitrary मतलब unfair means से देखने के लिए कि जो पावरफुल लोग हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे. जो पावरफुल है मतलब ज़्यादा ही पावरफुल ना हो गए हों. ऑटोक्रेटिक मतलब अप्रेसिव, कि ज़्यादा अप्रेस तो नहीं कर रहे, दबाव तो नहीं डाल रहे वीक पे. तो ये सब चेक करने के लिए द 4-sided members of the society developed a set of rules and regulations for all, which is termed as law of the land in context of a country. 4-sided members, 4-sided वर्ड का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि आगे क्या होगा. तो जो मेंबर्स, अब पूरी कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा पावर है, कुछ लोगों के ही हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर है. तो ये तो हमें पता ही है कि अगर पावर सबसे ज़्यादा उन लोगों के हाथ में रहेगी तो कंट्री की हालत तो बुरी ही रहेगी. और जो वीक लोग हैं वो वीक ही रहेंगे और जो पावर वाले वो पावरफुल ही रहेंगे. तो जो 4-sided मतलब कि उन्हें पता है कि हाँ ऐसा ही होएगा. तो इन मेंबर्स ने सोसाइटी के कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए सबके लिए, जो है लॉ ऑफ द लैंड कंट्री के बेसिस पर ही. Thus, law is critical to regulate our life as well as to guarantee liberty for all. अब लॉ हमारे लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस भी लाती है, कुछ बुरे चेंजेस भी लाती है, लेकिन वो हम एक लिबर्टी भी देती है, एक फ्रीडम भी देती है, एक फ्रीडम भी गारंटी करती है सबके लिए. तो जो लॉ इन सिंपल वर्ड मीन्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्निंग अ सिविलाइज सोसाइटी और कंट्री. तो लॉ सिंपल वर्ड्स में ये है कि वो कुछ रूल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बनाए गए हैं और वो इम्पॉर्टेंट है. इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग न्यू सेट ऑफ लॉज और रीफ्रेमिंग ओल्ड वंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. इसमें ये भी है कि हम नए नए लॉज बना सकते हैं, जो पुराने लॉज हैं उनको भी ठीक करके हम अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. रूल ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, members of the Constituent Assembly stated explicitly that in independent India there would be no possibility for arbitrary use of authority, as arbitrary use of power infringes upon basic principles of democracy. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, फ्रेम हो रहा था, जब उसके अंदर सब कुछ लिखा जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर के अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें ऐसा कोई भी अनफेयर मीन्स में पावर यूज़ नहीं करेगा, अथॉरिटी का यूज़ नहीं करेगा, पावर का यूज़ नहीं करेगा, और जो भी प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के बनाए हैं वो उस पर टिके रहेंगे. इन्फ्रिंजेस मतलब टिके रहना उस पर, उसको फॉलो करना. To ensure the rule of law, the framers made a quite provisions in the constitution. तो अब जो रूल ऑफ लॉ पक्का करने के लिए जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. उन्होंने, और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अमंग दीज वाज दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ. तो जो सारे लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट और जेंडर. तो जो सारे लोग हैं वो इक्वल हैं लॉ के आगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, कहाँ भी रहते हों, कौन से कास्ट के हों, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, जनरल हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और अ वेल्दी बिजनेस पर्सन, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, या फिर वो कोई बिजनेसमैन हो, या फिर वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का. नोबडी इज़ ओवर और अबव द लॉ. कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, सब उनके आगे इक्वल हैं. इन फैक्ट देयर इज़ अ वेल रिकग्नाइज्ड प्रोसेस टू डील विद एनी वायलेशन ऑफ लॉ एंड टू पेनलाइज द गिल्टी. बल्कि इस यहाँ पर एक हमारा एक बहुत ही प्रोसेस है, एक बहुत अच्छा प्रोसेस भी है कि अगर आपकी राइट्स वायलेट होती हैं, कोई आपको नहीं देता आपकी राइट्स, तो
हमारे पास इसका एक प्रोसेस है। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड्स द लॉ ऑफ द कंट्री। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये हमारी जी ये वाली राइट जो वायलेट हुई है, हमें ये चीज़ नहीं मिली, ये नहीं हुआ, तो वो वहाँ से आपका सारा एक्शन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जिसकी गलती होएगी उस पर पेनल्टी लगती है, उसको पनिश किया जाएगा। लॉज इन एंशिएंट इंडिया। Let us look at the societal laws prevalent in ancient India and how they were different from the current laws. देखते हैं हम कैसे उस टाइम पर जो लॉज थे और जो डिफरेंट है आज के टाइम के लॉज से। इन एंशियंट टाइम्स देयर वर न्यूमरस ओवरलैपिंग लोकल लॉज। पहले बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो एक के ऊपर एक होते रहते थे, ओवरलैप करते थे लॉज उनके। एंड वेरियस कम्युनिटीज़ इन्जॉय डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज। और काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ थी जो इन्जॉय करती थी ऑटोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट के लेवल्स के हिसाब से उस टाइम पर वो लॉज को इन्जॉय करते थे अपने हिसाब से सारा। मतलब कोई उन्हें पेनल्टी नहीं लगती थी, अगर कुछ वायलेट भी कर देते थे वो तो कुछ नहीं होता था। Religious background and caste were often the criteria for fixing the penalty to be rewarded. और वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी कास्ट क्या है, वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से वो देखते थे कि सामने वाले को कितने पेनल्टी लगेगी, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। And it was not unusual for two people getting dissimilar punishments for the same crime. और उस वक्त उनको बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं लगता था कि दो बंदों को सेम ही क्राइम के लिए, सेम ही चीज़ के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिल रही है। इन जनरल पीपल फ्रॉम द लोअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वर मोर हार्शली पेनलाइज्ड। और वहाँ पर जो लोग थे, जो छोटी कास्ट के लोग थे, उनको ज़्यादा पेनलाइज किया जाता ना, उन पर ज़्यादा पेनल्टी लगाई जाती थी, उन पर ज़्यादा पनिशमेंट की जाती थी। Post-independence era. After independence, the constitution served as the framework for elected representatives to make laws. इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही हमारा मेन चीज़ थी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट जो करते थे हम लॉज के लिए, ताकि वो लॉज बनवाएं हमारे। Since independence, with changing times, innumerable new laws have been made and old ones have been ratified. Independence से अब तक लेकर काफ़ी सारे नए laws बने हैं और जो पुराने laws थे उन्होंने उनको ठीक किया है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। कुछ पुराने laws अगर उन्होंने हटा दिए हों, कुछ ठीक करके दोबारा से इम्प्लीमेंट हुए हैं। एक ऐसा लॉ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें ये था कि जो फीमेल मेंबर्स हैं वो भी फैमिली प्रॉपर्टी में उनका भी हक होगा, वरना सारी जो फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो बॉयज़ के नाम कर देते हैं। तो इसमें था कि फ़ीमेल्स को भी मिलेंगी। सिमिलरली मैनी न्यू लॉज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग पोल्यूशन। तो बहुत सारे लॉज बनाए गए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, इस सब के की सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास है, लोगों के पास है अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा, ये सारे टाइम टू टाइम हमारी धीरे करके लॉज बनते गए आगे। मेकिंग ऑफ न्यू लॉज इन इंडिया, पार्लियामेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लॉज। अब इंडिया के अंदर पार्लियामेंट मेन चीज़ है, हमारा मेन रोल है जो कि हमारे लॉज बनाता है और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करता है। अ लॉ इज़ एट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। तो जो लॉ है हमारा सबसे पहले वो कैसे इंट्रोड्यूस कर जाता है, एक बिल के थ्रू। अ बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर अ न्यू लॉ। एक बिल ज़रिया है आगे, पहले हम बिल प्रपोज करते हैं, एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो हमारा आगे जाके लॉ बनता है। दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। तो जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, दैट इज़ ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस। ऑर्डिनरी बिल हमारा नॉर्मल बिल होता है और वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है उसे। लेकिन जो हमारा मनी बिल होता है उसके अंदर टैक्स से रिलेटेड होता है, टैक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारा पैसे बोरो करना गवर्नमेंट ने जो करने हैं, बजट की होती हैं और भी एट्सेट्रा, एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, और वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। द राज्यसभा कैन सेट ओवर अ मनी बिल ओनली फॉर 14 डेज़, और राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए वो बिल को रख सकता है। और जब हमारा टाइम एक्सपायर हो जाता है, द बिल इज़ एज्यूम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा तो जो हम फिर वो एज्यूम कर लेते हैं कि राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया है। As discussed since independence, the parliament has played a critical role in the enactment of laws.
तो जब से इंडिपेंडेंस हमें मिली है, पार्लियामेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारा लॉज को प्ले करने में. एट टाइम्स डाइवर्स सोशल और वेलफेयर ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न एंड पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू इनैक्ट लॉज फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. और कुछ टाइम्स पे जो सोशल ग्रुप्स हैं हमारे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, बताया है कि हमें ये सारी दिक्कतें हैं और गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है कि जी आप ऐसे लॉज बनाओ. इन सच केसेस द गवर्नमेंट नीड्स टू बी रिसेप्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द ट्रबल्स ऑफ द पब्लिक, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर फैक्शन. कुछ केसेस के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी जो पब्लिक है उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी, क्या सब हैं, लेकिन सेम टाइम के अंदर वो इट शुड नॉट बी इंक्लाइन टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर फैक्शन. बट वो ऐसे ना करें कि वो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे, वो इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, इतना सब कुछ. तो दोनों जो है वो एक दूसरे को मेंटेन करके चलें कि जो गवर्नमेंट की भी वो बात समझे और जो हम हैं वो भी गवर्नमेंट की बात समझे और गवर्नमेंट हमारी. Let us see how the Protection of Women from Domestic Violence Act 2006 was passed. Throughout the 1990s, various forums raised their voice to stop this abuse of women within the 1990s. से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए, वॉइस उठाए गए, लोगों ने बोला कि भाई जो अब्यूज़ ऑफ वुमेन है हाउस होल्ड के अंदर ये बंद करो, ये नहीं होना चाहिए. इन 1999 a lawyers collective constituting lawyers, a law students and activists from across the country prepared a draft of domestic violence bill. लॉयर्स कलेक्टिव जिसके अंदर बहुत सारे लॉयर्स थे, लॉ स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ रखते हैं और फिर आगे और लोगों को बोलते हैं कि जी आप आगे करें, आगे बढ़ाएं ये वाली बात को. फ्रॉम अक्रॉस दी कंट्री प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट. उन्होंने एक ड्राफ्ट टाइप बनाया डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस बिल बनाया. दो दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002, लेकिन जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर 2002 के अंदर. इट डिड नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए लोग. ये बिल भी इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए कि जी हम सेटिस्फाई नहीं हैं जो आपने ये बिल किया है. जो भी सारे विक्टिम्स जो भी सारे उसके थे जिसके अंडर थे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर लोग, उन्होंने बोला कि नहीं हम सेटिस्फाई नहीं है. एज अ रिजल्ट मेनी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सजेस्टिंग चेंजेस. तो बहुत सारे लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से, कोई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी कोई होगा, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब बोला कि जी चेंज करो इसके अंदर. आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन मतलब बहसबाजी, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद द बिल वॉज टेबल्ड इन December 2002 एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन ग्रुप्स वर एक्सेप्टेड. फिर इवेंचुअली आखिरी में जाकर काफ़ी डिमांड्स जो थी वुमेन ग्रुप्स की वो पूरी हो गई, एक्सेप्ट कर ली उन्होंने. फिर 2005 के अंदर फाइनली अ न्यू बिल वॉज री इंट्रोड्यूस एंड इट बिकेम अ न्यू लॉ इन 2006. तो 2005 के अंदर एक नया बिल फाइनली उन्होंने इंट्रोड्यूस करा चेंजेस के साथ और 2006 के अंदर वो लॉ बन गया. तो हमारा सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम द लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि हमारा लॉ, एक बिल लॉ कैसे बनता है. तो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है. अ मेंबर इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल इन एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. कोई भी मेंबर हमारा एक ऑर्डिनरी बिल पास करता है, मतलब इंट्रोड्यूस करता है हाउस में, किसी भी हाउस के पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो. फिर उसके बाद क्या होता है, जो बिल है वो डिस्कस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं और जो चेंजेस उन्होंने करने होते हैं वो बताते हैं सब कुछ. फिर उसके बाद क्या होता है, जो बिल है वो एक सिलेक्ट जॉइंट कमेटी के उधर भेजा जाता है जहाँ पर सारे मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी. फिर द बिल इज़ रीड्राफ्टेड आफ्टर इंक्लूडिंग द सजेस्टेड चेंजेस एंड प्लेस्ड बिफोर द हाउस. और जो बिल है वो दोबारा से ड्राफ्ट करते हैं, वो दोबारा से बनाते हैं सारा, जो भी सारे सजेशंस चेंजेस जो भी होंगे, और फिर वो हाउस के आगे रख देते हैं. If the 50% members vote in favor of the bill, it is sent to the other house for approval. अगर आधे 50% लोग मान जाते हैं कि ठीक है ये बिल आप आगे कर दो, तो वो आगे भेज दिया जाता है दूसरे हाउस में अप्रूवल के लिए. Where it goes to the same process, जहाँ पर वो फिर सेम प्रोसेस में जाता है. 50% मान गए, कोई सजेशंस लेने होंगे, कोई चेंजेस फिर से करने होंगे. इट माइट इवन सजेस्ट सम चेंजेस, कोई चेंजेस भी कर सकते हैं उसके अंदर. फिर जब अगर इफ़ चेंजेस अनएक्सेप्टेबल,
इन द हाउस वेयर द बिल ओरिजिनेटेड। अगर जिस हाउस ने ये बिल दिया था, जिस हाउस ने बिल इंट्रोड्यूस किया था, अगर जो चेंजेस वगैरह हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें ये चेंजेस नहीं पसंद, अ जॉइंट सेशन इज़ समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। फिर एक जॉइंट सेशन बुलाता है प्रेसिडेंट हमारा। एट दिस सेशन at this session decision is taken by majority votes of total number of members of both the houses। फिर इस सेशन के अंदर डिस्कशन करी जाती है और जहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं दोनों मेंबर्स के हिसाब से, वो वाले वो डिसीजन ले लेते हैं जहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स होंगे। द बिल इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। फिर जो बिल है वो उसकी अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट भी कुछ चेंजेस कर सकता है जो कि पार्लियामेंट एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर द बिल इज़ देन सेंड बैक टू द प्रेसिडेंट। तो बिल हमारा फिर प्रेसिडेंट के पास आता है। फिर जो प्रेसिडेंट साइन करता है बिल को और जो बिल है वो लॉ बन जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, दस वी कैन रियलाइज दैट सिटीजन्स ऑफ कंट्री प्ले क्रूशियल रोल इन फ्रेमिंग ऑफ द लेजिस्लेशन। तो जो हमारा ये वाला एक्ट था उसमें मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो हमारी कंट्री में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रूल्स, हमारे लॉज, हमारे लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस, ये सब फ्रेम करने में। By expressing their concerns and expectations, they ensure that framers of the law have taken into the account of need of its citizens। तो जब वो अपने कंसर्न्स, वो अपनी दिक्कतें एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि जो लॉ बना रहे हैं उन्होंने जो सिटीजन्स की जो सारी नीड्स हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो लेकर चल रहे हैं। वो एक्चुअली द ओपिनियन ऑफ द पीपल दैट इज़ वॉइस थ्रू रेडियोज, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सेट्रा पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। वैसे तो जो हमारा जो रेडियोज़ पे सुनते हैं, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सारी सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जल्दी एक्ट करती है, इम्प्लीमेंट करती है लॉज, अगर हम सब सोशल मीडिया पे थोड़ा सा प्रभाव डालें। Similarly, the media highlights passing of certain legislation and this makes the course of law making transparent to people। फिर इसके जैसे मीडिया जो है वो ज़्यादा हाईलाइट करती है। काफ़ी सारे केसेस हैं जो आजकल मीडिया पे ही चलते हैं। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, फिर उसको ही देखकर गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक्ट करती है इस चीज़ पे। तो ये है कि हमारा गवर्नमेंट और हमारे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि हम अगर कुछ दिखाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप जी ऐसा करो, आप ये वाला लॉ इम्प्लीमेंट करो, आप ऐसे कराओ, तो गवर्नमेंट हमारी बात सुनती है, गवर्नमेंट हमारी बात देखती है और उस हिसाब से वो लॉ बनाती है। कुछ चीज़ों में चाहे गवर्नमेंट ना हमें इतना करे, लेकिन गवर्नमेंट हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो ज़रूर देखती है। Unpopular and controversial laws, we often came across legislation that upset and annoy a huge segment of population. As a result, they condemn the government। और हमने ज़्यादातर ये भी देखा है कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो लोगों को अपसेट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को अपसेट कर देते हैं और फिर आखिरी में जाकर वो गवर्नमेंट को ही बोलते कि ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसा लॉ बनाया है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। सच लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट अनजस्ट और अनबाइज्ड नेचर। तो जो लॉज होते हैं वो वैसे तो वैलिड हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो लॉ बिल से पास होकर लॉ बने हैं वो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अनजस्ट हैं, कुछ सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं। In a democratic setup like ours, people are free to criticize repressive laws passed by the parliament, and this they can do by organizing protest marches, writing editorials and conducting discussions in open forums। हमारे जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, पीपल को खुली छूट दे रखी है कि आपको कोई लॉ नहीं पसंद आया तो आप उन्हें बुरा बोल सकते हैं लॉ को, और इस लॉ को अगर वो उनको पसंद नहीं आया तो फिर वो मार्चेस वगैरह करते हैं, सड़क पर निकल जाते हैं कि नहीं हमें ये लॉ नहीं पसंद, नहीं हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर वो सोशल मीडिया पर ही कर देते हैं कि ये लॉ सही नहीं है, इसको चेंज करो, या फिर डिस्कशंस होते हैं फोरम्स में, ओपन फोरम्स में। A law opposed by a greater part of population has to be either reframed or changed altogether। और अगर एक लॉ बनाया है और अगर वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे मना कर दिया है कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो जो लॉ है वो दोबारा से बनाया जाएगा, दोबारा से चेंज करा जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट वेंडिंग इज़ रिगार्डेड एज इलीगल एज पर म्यूनिसिपल लॉज। जैसे कि जो स्ट्रीट वेंडिंग जो सारी जो रेडियम वगैरह खड़ी होती हैं ये इलीगल है म्यूनिसिपल लॉज के हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर वास्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। लेकिन दूसरे हाथ पे जो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है वो सारे जो सड़क पे रेडियाँ खड़ी होती है उनसे ही खाना खाते हैं। मोर ओवर दे ऑल्सो सेल सर्टन एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एट चीप प्राइसेस, और ज़्यादा सस्ती चीज़ें भी बेचते हैं। सो देयर यूज़फुलनेस कैन नॉट बी डिनाइड। तो जो उनको यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इस्तेमाल आ रहे हैं, तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते कि सस्ती चीज़ें बेचते हैं वो तो हमारे काम ही आ रही हैं। ये कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते महंगी चीज़ें खाने के लिए। However, encroachment of pavement by hawkers and street vendors is a big problem. Encroachment मतलब ज़बरदस्ती खड़े होते हैं वो वहाँ पर पेवमेंट जो हमारा फुटपाथ होता है वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह ये सारे रेडीज़ पे वगैरह खड़े होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। Hence government should frame laws that are beneficial to all sections of society. तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उनको लॉज ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो पूरी सोसाइटी के हित में हो, उनको बेनिफिट करें उनसे। Those who feel that certain laws overlooks their interest can move to the court. और जिनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट सही नहीं है, उनके लिए ये लॉ सही नहीं बैठ रहे, तो वो कोर्ट पे ले जा सकते हैं। द कोर्ट बीइंग द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन आस्क फ्रेमर्स ऑफ लॉ टू चेंज लेजिस्लेशन दैट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को बोल सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के इस से अगेंस्ट गए हैं, ये लॉ आपने यहाँ पर सही नहीं बनाया। Thus, rapid action by alert citizens play a significant role in amending controversial laws or framing of new ones. तो जो हमारे सिटीजन्स हैं वही हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल लॉज है, जो लॉज हमें नहीं पसंद, उन्हें हम ठीक करा सकते हैं या फिर नए बनवा सकते हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट इन डेमोक्रेसी पीपल प्ले अ वाइटल रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। तो हमें याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में पीपल जो लोग हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सारे नेता सेलेक्ट करने में, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, जो कि हमारे ही बिहाफ पे बहुत ज़रूरी डिसीजंस लेते हैं। हाउएवर द रोल ऑफ पीपल इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इलेक्टिंग देयर representative. They also observe the functioning of the government through various media and criticize their actions as when required. फिर भी जो लोगों का रोल है वो यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर दी तो चलो हो गया काम। वो भी देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, और कि उन्होंने कौन से एक्शंस लिए हैं नहीं लिए, तो वो उनको बुरा भला भी बोल सकते हैं जब और जब नहीं। Transparency in the relationship between the people and the representatives allows smooth functioning of democratic process. तो जो लोगों के अंदर और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम खुद ही इलेक्ट करते हैं, हमारे अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि अलाउ करती है कि गवर्नमेंट में स्मूथनेस है। Besides, Right to Information Act (RTI) ensures that government and its agencies cannot hide anything other than related to national security from the people and make laws that are unreasonable. तो RTI यही बताता है हमें कि गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज हैं वो कुछ भी नहीं छुपा सकते हमसे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके अलावा फ्रॉम दी पब्लिक, और जो लॉज जो कि बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। Similarly, power to file public litigation act gives authority to common man to seek stay or termination order on a law that is contrary to public interest. तो सेम जैसे कि पब्लिक लिटिगेशन एक्ट हमें ये अथॉरिटी देती है कॉमन मैन को कि अगर किसी को वो लॉ नहीं पसंद कुछ तो वो उस पर रह सकता है, ऐसे नहीं वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, कुछ टाइम के लिए वो आपको कुछ ऑर्डर टाइप दे देंगे कि हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे आगे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो लॉ ना हो तो।